हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो रोजाना की तरह आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू करी और भारत दोस्तों 2029 तक दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ ये नालसा के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में टॉप रैंक हासिल करी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 46 शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है। और ये कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कल मैंने 45 आपको बता दिया था, लेकिन अपडेट कर लीजिएगा 46 है, ठीक है ना। 46 ऐसे टीचर्स को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके अलावा दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। और नेपाल में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे जी 5 दिवसीय दौरे पर है और इनको वहां पर जनरल काम मानद पद से सम्मानित किया गया है, जैसा कि होता आया है। अभी हाल ही में यूपी के फर्रुखाबाद में यहाँ के जेल के खाने को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड करी गई है। हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता शुरू हो चुकी है। 7 से लेकर के 10 सितंबर के बीच में चलेगी और इसके बारे में मैं आपको कल एक सेपरेट वीडियो दिया था, आप उसको देखिएगा, ज्यादा डिटेल आपको मालूम पड़ पाएगा 2+2 वार्ता के बारे में। भारत का पहला जैव गांव दोस्तों त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना है। टेक्स्ट बुक का मेगा सेवर ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अब आप मात्र ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ 365 में दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर आपको इसके बाद भी डिस्काउंट मिलेगा, यानी इसके बाद भी आपको ₹36 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 36.5 रुपए का, 365 के बाद भी। तो आप कूपन कोड यूज कीजिए। अब इससे सस्ता टेक्स्ट बुक पास शायद ही आपको मिल पाए। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है ये, यानी 1 साल तक आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो सभी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, केवल और केवल 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में चलेगा ऑफर। तो आप इसका फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एमजेटी कूपन कोड यूज करेंगे तो 36.5 रुपए और डिस्काउंट पा जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इस बार भी 8 सितंबर को ही मनाया गया। दुनिया भर में साक्षरता का महत्व क्या होता है? साक्षरता यानी लिटरेसी, यानी कि पढ़ा लिखा होना। इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, दुनिया भर के लोगों को ये बताना कि देखो पढ़ाई लिखाई से फायदा क्या होता है और कैसे साक्षर बनाया जा सकता है समाज को। ठीक है, जहां पर अभी भी साक्षरता नहीं पहुंच पाई है वहां पर साक्षरता दर कैसे बढ़ाई जाए। तो यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना 1966 में ही करी हुई थी और पहली बार ये 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। इस बार की थीम की अगर बात करें तो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, कोशिश करिएगा लिख करके याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला यूके कैबिनेट में गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई? दोस्तों भारतीय मूल की महिला हैं सुएला ब्रेवरमैन। इनको अभी यूके की कैबिनेट में, यूनाइटेड किंगडम की कैबिनेट में गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखो गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्री होते हैं वैसे वहां पर होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव हुआ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्री वैसे वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते हैं। तो सुएला ब्रेवरमैन वहां पर नियुक्त की गई। अच्छा मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक दुखद घटना के बारे में बताना चाहता हूं। एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने लंबे कार्यकाल के बाद 70 साल से ज्यादा का लंबा इनका टाइम पीरियड रहा और इन्होंने 15 प्रधानमंत्री अपॉइंट किए अपने हाथों। समझिए 15 प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये देख चुकी हैं। इनका अभी निधन हो गया है, इन पर अभी आज दिन भर में एक वीडियो आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो वहीं की यूके की नई गृह सचिव ये बन गई हैं दोस्तों, होम सेक्रेटरी बन गई हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पर अभी नई जो प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, जो कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है और इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब सम्मानित किया जाएगा? तो इनको मार्च 2023 में सम्मानित किया जाएगा, यानी अगले साल मार्च महीने में सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल द प्रिंट का, बंगाल गेट्स बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड बाय ट्रेवल राइटर्स। तो ट्रेवल राइटर फोरम के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है दोस्तों। वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में बर्लिन में इनको सम्मानित किया जाएगा और 9 मार्च 2023 का वो दिन होगा। तो यहाँ की जो सीएम है, पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी जी, इन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है और लोगों को कंग्रेचुलेट भी किया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार के भी नाम से इसे जाना जाता है और इसे 2023 में मिलेगा। याद रखेंगे आप, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस भारतीय राज्य को दिया जाएगा? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। और संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पूछा जाए तब भी आप बता देंगे ही, ठीक है। कहां पर पूछा जाए? तो बर्लिन में यानी जर्मनी में, वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में। आगे बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसकी जगह ली? तो दोस्तों मास्टर कार्ड बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर अब बन गया है। इसने इसके लिए पेटीएम को रिप्लेस किया है, यानी पहले पेटीएम हुआ करता था बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर। बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बोले तो क्या? देखो अगर हम लोग आईसीसी का टाइटल स्पॉन्सर बोलते तो आईसीसी वर्ल्ड लेवल के गेम कराता है, जैसे हुआ वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुए। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर की। तो बीसीसीआई कौन कौन सा टूर्नामेंट कराता है? तो बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी कराएगा, ठीक है, ईरानी कप कराएगा और विजय हजारे ट्रॉफी कराएगा। जो भी घरेलू मैच कराएगा बीसीसीआई, उसका टाइटल स्पॉन्सर होगा कौन? मास्टर कार्ड। पहले पेटीएम हुआ करता था, अब मास्टर कार्ड ने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मास्टर कार्ड रिप्लेसेस पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर फॉर ऑल बीसीसीआई इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक होम मैचेस। जो भी इंटरनेशनल सीरीज भी होगी भारत से ना, उसका भी टाइटल स्पॉन्सर यही होगा। इवन अंडर 19 और अंडर 23 के मैचेस के लिए भी ये होगा। ओके, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो बीसीसीआई के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली, सचिव हैं जय शाह, ठीक है, अमित शाह के बेटे। अच्छा, ये महिला और पुरुष दोनों के टीमों के लिए होगा, यानी कि क्योंकि बीसीसीआई ही सब कराती है तो महिला के लिए भी होगा। अच्छा, महिला से याद आया, महिला क्रिकेटर्स टीम जो भारतीय है, इसने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है अभी कॉमनवेल्थ में। याद होगा ना, कॉमनवेल्थ में पहली बार महिला क्रिकेट कराया गया। तो कॉमनवेल्थ में जब पहली बार, अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ ही है बर्मिंघम में, तो जब पहली बार भारतीय टीम भी उतरी तो भारतीय टीम फाइनल तक का सफर की। भारत की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारी, यानी ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता, भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में महिला क्रिकेट में। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कहां पर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दोस्तों बेंगलुरु में किया है मंथन सम्मेलन का उद्घाटन। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, गडकरी टू इनॉग्रेट कॉन्फ्रेंस मंथन इन बेंगलुरु ऑन थर्सडे। देखिए यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का आयोजन कराया 8 सितंबर को। अब ये आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसलिए कराया गया था जिससे बेंगलुरु में, आप जानते हो दोस्तों, सबसे ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली वगैरह में। तो ट्रैफिक के सिस्टम से कैसे निपटा जा सके, साथ ही साथ कैसे फास्ट किया जा सके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और जो भी रोड ट्रांसपोर्ट में जो भी चीजें चेंजेस आने वाली हैं, आने वाले दिन में क्या क्या चीजें, नई नई चीजें लाई जा सकती हैं जिससे हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हो सके। आपको याद होगा नितिन गडकरी जी ने ही घोषणा करी हुई थी कि 2025 आते आते हमारा इंडिया का जो रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, रोड का जो ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो अमेरिका के मुकाबले होगा, ठीक है, अमेरिका के बराबरी वाला होगा। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई थी कि 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि 1.8 लाख किलोमीटर का रोड और 1.2 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, ये इतना बिछाया जाना है। तो ये सभी जो घोषणाएं करी गई हैं, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इसके लिए अब सम्मेलन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर एक मंथन सम्मेलन हुआ बेंगलुरु में। इस बार की थीम थी आइडियाज टू एक्शन, यानी जो आइडिया हमारे मन में अभी तक आया था, अब उसको एक्शन में कैसे बदला जाए।
टुवर्ड्स ए स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा? आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का नाम दिख जाए किसी भी योजना में, तो आप तुरंत आंखें बंद करके राजस्थान लगा देंगे। कारण यह है कि अभी कुछ गिने चुने ही राज्य बचे हुए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की जो योजनाएं आएंगी वो मोस्ट प्रोबेबली वहां के जो स्टार प्लेयर हैं उनके नाम पर आएंगी। तो स्टार प्रधानमंत्री अभी तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हुआ करते थे। तो देखो, ये चीजें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा जिससे आप तुरंत क्विकली आंसर कर पाओ। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन शुरू करेगा? राजस्थान। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किसने करी, तब भी आप बताएंगे राजस्थान। मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किसने करी, तब भी आप बता देंगे राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी हुई है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो राजस्थान ने अभी हाल ही में जो ये 100 दिनों का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू किया है, ये क्या है इसको समझिए। जैसे मनरेगा आप सुनते आए हो, जिसे पहले नरेगा कहते थे, वो भी 100 दिनों का रोजगार गारंटी योजना था। ऐसे ही सेम ये भी होगा, ये 100 दिनों का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगा, यानी कि 100 दिनों तक मनरेगा के ही तर्ज पर शहरी जो बेरोजगार होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाएगा। ऑलरेडी इससे 2.5 लाख से 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में लोग रजिस्टर कर चुके हैं और इसका आने वाले टाइम पर फायदा उठाएंगे। 18 वर्ष से 60 वर्ष के एज ग्रुप वाले लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके तहत स्वच्छता, साफ सफाई और अदर वर्क जो भी होंगे शहरों में, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो राजस्थान सरकार की योजना है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कुशियारा नदी के लिए जल साझाकरण समझौता हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों कुशियारा नदी के लिए जल साझाकरण समझौता हुआ है। देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना ये ऐसा जल समझौता 25 वर्षों के बाद हुआ है। ठीक है, 25 वर्षों के बाद कोई ऐसी बात चली है जिसमें हम लोग नदी का पानी शेयर करने पर बात कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया बांग्लादेश साइन फर्स्ट वाटर शेयरिंग पैक्ट इन 25 ईयर। पिछले 25 सालों में ये पहला ऐसा वाटर शेयरिंग पैक्ट है जिस पर साइन हुआ है। तो ये कुशियारा नदी के लिए हुआ है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा नदी का नाम, आपसे पूछा जाएगा किस नदी के जल के समझौते के लिए भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ समझौता किया। और देखो एक चीज और, बांग्लादेश की जो पीएम है ना, ये भारत यात्रा पर आई है, तो शेख हसीना जी, तो ये भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कि किस देश के पीएम अभी रिसेंटली भारत यात्रा पर थी, तो शेख हसीना आप बताएंगे। तो यहाँ पर ये आई और बहुत सारे लीडर्स के साथ मुलाकात भी की। पीएम मोदी के साथ मिली, द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मिली, राहुल गांधी के साथ मिली, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के साथ भी मिली। ठीक है, बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे लीडर्स के साथ ये मिली और इसके बाद फिर यहाँ पर इसी साथी में कुशियारा नदी रिवर पर दोस्तों शेयरिंग पैक्ट, वाटर शेयरिंग पैक्ट पर भी हस्ताक्षर हुआ है। तो 1996 में लास्ट बार गंगा नदी के जल संधि पर समझौता हुआ था। आपको पता होगा गंगा नदी जो बहती है ना, ये जाती है और वहां पर पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पद्मा नाम से जानी जाती है। और वहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना असम से बहते हुए बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पर जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। अब ये जो पद्मा और जमुना है, ये दोनों जब मिलती है ना, तो ये जो संयुक्त जलधारा होती है इसे वहां पर मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो पद्मा रिवर यहाँ पर, ठीक है, और जमुना रिवर यहाँ पर, और इस संयुक्त जलधारा को मेघना बोलते हैं। आगे चल करके ये लोग सुंदरवन के डेल्टा में गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीजें तो हालांकि ज्योग्राफी की चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। फिलहाल बांग्लादेश में टोटल 230 नदियां हैं, जिनमें से 54 जो है वो भारत से ही होकर के बांग्लादेश में जाती हैं, और उनमें से ही एक है कुशियारा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है दिल्ली में, दिल्ली के इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर आपको याद होगा दोस्तों, जनवरी की करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था आपसे कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जला करती थी ना, उसको नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है।
और वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक होलोग्राम प्रतिमा उस टाइम पर लगाई गई थी 23 जनवरी के टाइम पर, जब इनकी जयंती होती है, जब पराक्रम दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो उसी अवसर पर वहां पर अभी तो होलोग्राम की प्रतिमा लगाई गई थी अभी तक, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल जेट ब्लैक ग्रेनाइट की अब मूर्ति स्टैचू लगा दी गई है और अब इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है पीएम मोदी ने। यहां पर देख पाओगे आप आर्टिकल, पीएम मोदी अनवेल्स 28 फीट टाल स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। ओके, तो यहां पर देख लीजिए जेट ब्लैक ग्रेनाइट की ये बनी हुई है। अब साथ ही साथ पीएम मोदी ने कल राजपथ का नाम भी बदल दिया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक से ना हमें ये आइडिया लग पाता है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। देखो करंट अफेयर आप पढ़ लोगे, वन लाइनर भी और जो पीडीएफ दी जाती है वैसे भी, लेकिन मेन बात होती है करंट अफेयर को समझना। अगर एक बार दिमाग में आपके बैठ गई मेरी आवाज तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, इसलिए कोशिश किया करो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने की। तो आप कमेंट करके भी हमें बताया करो वीडियो समझ में आती है कि नहीं। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया? तो दोस्तों शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन ने। उपरोक्त दोनों यहां पर आप लगा देंगे। कायदे से कहें तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये लोग। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है शिक्षक पर्व, इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनॉग्रेट शिक्षक पर्व टू टेक एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉरवर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको प्रमोट किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यालय, ज्यादा से ज्यादा राज्य जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर सके, इसको लागू करवा सके अपने राज्य में, इसके लिए ये शिक्षक पर्व आयोजित कराया गया। देखिए शिक्षक पर्व आयोजित कराने का मेन उद्देश्य ये भी है कि कैसे टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये हुआ। तो यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है शिक्षक पर्व को। ठीक है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो एक बार फिर से हम लोग करेंगे रिवीजन। देखिए बार बार रिवीजन भी जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई ये 34 सालों के बाद आई। ये भारत की तीसरी थी। कौन सी थी? थर्ड थी। 1986 में लास्ट बार वाला था, 1986 में दूसरी वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आया था। इसके बाद अभी जाकर के एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब देखो इसको लागू करने वाला फर्स्ट अगर स्टेट पूछा जाए आपसे तब तो आप बता देंगे कर्नाटक। सेकंड स्टेट पूछा जाए तब आप बता देंगे मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्री प्राइमरी स्कूलों में लागू करने वाला पहला राज्य तब बता देंगे आप उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि हायर एजुकेशन के लिए तो आप बता देंगे गोवा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला लॉ कॉलेज कौन बना, पहला लॉ यूनिवर्सिटी कौन बना, IILM यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। आगे, हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में अमेरिका में जाकर के सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेतु प्रोग्राम होगा क्या? सेतु प्रोग्राम के तहत दोस्तों वहां पर जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो खास करके भारतीय मूल के हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, वहां पर उनकी कैसे फाइनेंशियली हेल्प की जाए और भी स्ट्रेटेजिकली कैसे हेल्प की जाए, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हमारी तरफ से क्या उनकी मदद हो सकती है, किस प्रकार से उनको मदद कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए ये है। ठीक है ना, यानी विदेशों में खास करके यूएस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे उनको इन्वेस्टमेंट कैसे दिलाया जाए स्टार्टअप्स वगैरह को, इन सब की हेल्प के लिए ये लॉन्च किया गया है। सेतु का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स टू ट्रांसफॉर्म एंड स्किल, परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सेतु प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम दुरई स्वामी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो एम दुरई स्वामी ये मद्रास हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिए कार्यवाहक अभी हम लोग जरूर करेंगे क्योंकि एम दुरई स्वामी जो हैं ये मद्रास हाईकोर्ट के अभी सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन अभी इनको सिर्फ कार्यवाहक ही नियुक्त किया गया है। अगर किसी और की परमानेंट नियुक्ति होती है या फिर इन्हीं को आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाता है तब ये बन जाएंगे मुख्य न्यायाधीश इस हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट के। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जस्टिस एम दुर्राई स्वामी अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट। ये न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की जगह लेंगे जो अभी रिटायर हो चुके हैं।
फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट की अगर बात करें तो दोस्तों ये देश के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स में से एक है। 1862 में जब प्रेसिडेंसी टाउन में 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे ना, कौन कौन से? कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, तो उसी में से एक मद्रास हाईकोर्ट भी था। अब अनुच्छेद 223 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना, यही भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से हाईकोर्ट में जाकर के एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति किया करता है। चीफ जस्टिस जो होते हैं वो कब तक काम करते हैं? तो वो अपनी उम्र की 62 वर्ष तक काम करते हैं, यानी उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक रहता है। कमेंट बॉक्स में आप बताओ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका कार्यकाल कब तक रहता है। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज की वीडियो शानदार लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन में हमें जरूर बताइएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना है। कोरिया गणराज्य में भारत का राजदूत अमित कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों के नाम हैं आयुषी कश्यप, मीरा राठौर, रविशंकर, एसके मोटिवेशनल, मंटू कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, राजकुमार गुप्ता, संध्या यादव, प्रदीप कुमार, राजत तिवारी। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो सबसे पहले और डिटेल के साथ कमेंट करके। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, आज आपको किसका आंसर करना है? आज आपको बताना है किस देश के साथ भारत 2+2 वार्ता किया करता है। निम्न में से किस देश या किन देशों के साथ करता है? अगला, वर्तमान में फाइड के उपाध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।